हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक को देखेंगे। बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग बार मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इस टॉपिक का नाम है क्लासिकल मैग्नेटिज्म। क्लासिकल मतलब ये ओल्ड मैग्नेटिज्म, ठीक है, जिसमें हम लोग बार मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ भी एक बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिकली प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, कौन से मटेरियल जो है वो परमानेंट मैग्नेट हो सकते हैं, कौन से टेम्पोररी हो सकते हैं और कौन से मैग्नेट नहीं हो सकते, या फिर मैग्नेटिज्म जो नेचुरल मैग्नेटिज्म एग्जिस्ट करता है उसके लिए क्या क्या रीजन रिस्पॉन्सिबल है, क्या इंटरनल एटॉमिक लेवल पे या इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे क्या कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है जिसके चलते कोई ऑब्जेक्ट मैग्नेट के जैसा बिहेव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मैग्नेट के जैसा नहीं बिहेव कर रहा है, या किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो वो मैग्नेटाइज हो जा रहा है, ठीक है। इस तरह के ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक जो है हम लोग का स्टडी ऑफ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली बार मैग्नेट या फिर सिंपली बार मैग्नेट भी कह सकते हो। बेसिकली मैग्नेट के बारे में हम लोग जानते हैं मैग्नेट क्या है भाई। अगर बार मैग्नेट को ही देखें तो मैग्नेट एक बार के शेप का, रेक्टेंगुलर शेप का एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसके दो एंड जो होते हैं, है ना, वो पोल कहलाते हैं। एक होता है नॉर्थ पोल, ठीक है, एक होता है साउथ। बचपन से मैग्नेट का ये कहानी हम लोग हमेशा से सुनते आए हैं कि नॉर्थ पोल जो होता है वो नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा और साउथ पोल जो होता है वो साउथ पोल को रिपेल करेगा, और नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो सबसे पहले मैग्नेट के केस में ना कुछ टर्मिनोलॉजी जान लेते हैं कि अगर मैं एक बार मैग्नेट ले रहा हूं तो उसका एक पोल होगा नॉर्थ और एक पोल कहलाएगा साउथ, ठीक है। वो बिहेवियर पे है कि कौन नॉर्थ है कौन साउथ है, वो आगे हम लोग चैप्टर में जानेंगे। तो इसमें कुछ डेफिनेशंस है वो मैंने यहाँ लिख रखा है कि सबसे पहला, लाइन जॉइनिंग द टू पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक एक्सिस। इन दोनों पोल को जोड़ने वाला इमेजिनरी लाइन is known as magnetic axis, ठीक। नेक्स्ट है, the plane in which freely suspended magnet lies or oscillate is called a magnetic meridian। मैग्नेटिक मेरिडियन जो टर्म है ना हम लोग को खासा इंपॉर्टेंट है जब हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। अभी क्या बोल रहा हूं मैं कि मान लो ये एक बार मैग्नेट है, मैंने इसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया, और फ्रीली सस्पेंड करने के बाद ये कुछ इस तरह हो गया, ठीक है, और इस तरह के प्लेन में ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। तो जो ये प्लेन बन रहा है ना, दिस प्लेन विल नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन। इसी प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि जिस प्लेन में वो फ्रीली सस्पेंडेड का मतलब होता है कि किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं होना चाहिए, वो हर डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए फ्री होना चाहिए। लेकिन जिस प्लेन में वो रोटेट करेगा वही प्लेन तब क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन। अब द सेपरेशन बिटवीन द टू पोल्स अलोंग द मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। ये जो नॉर्थ पोल है और ये जो साउथ पोल है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन, तो लेट अस सपोज मैं इन दोनों के सेपरेशन को क्या लेते हैं, 2L लेते हैं, और ये जो हो गया वो सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट हो गया। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, L, और ये लेंथ भी कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक लेंथ जो हम लोग बोल रहे हैं वो कितने के बराबर हो गया, 2L के बराबर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का सेपरेशन अलोंग द मैग्नेटिक एक्सिस। अब ध्यान दीजिएगा, बेसिकली हम लोग बोलते हैं ना कि जो पोल होता है बार मैग्नेट का वो एग्जैक्टली एंड पे एग्जिस्ट करता है, मतलब कहाँ बोलते हैं, एंड पे एग्जिस्ट करता है। लेकिन एक्चुअल रियलिटी में जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है ना, वो जो ये एंड है उससे थोड़ा सा अंदर की तरफ, जो ये एंड है उससे थोड़ा एग्जैक्टली एंड पे कभी भी पोल लाइन नहीं करता, वो थोड़ा सा एंड से पीछे होता है, ठीक है। ये मतलब ये तो नेचुरल चीजें हैं, ठीक है, वो एंड से थोड़ा सा पीछे होता है। अब ध्यान दीजिएगा, हमेशा हम लोग बोलते हैं ना कि जो मैग्नेट का जो अट्रैक्टिव पावर या रिपल्सिव पावर होता है वो मैक्सिमम कहाँ होता है, वो मैक्सिमम उनके पोल पे होता है, ठीक है। तो इस
इस पैरामीटर को हम लोग बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, है ना। इस पैरामीटर को क्या बोलते हैं? पोल स्ट्रेंथ। ठीक, तो क्या लिख रहे हैं? द पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल आर एक्सप्रेस्ड एज प्लस एम एंड माइनस। ये एकदम चार्ज का इक्विवेलेंस है। जैसे मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बताया, अगर मैं ये ले लूं प्लस क्यू और ये मैं ले लूं माइनस क्यू, ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो जाएगा। किधर से किधर तक? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ये एक डाइपोल है, ये भी एक डाइपोल है। ये मैग्नेटिक डाइपोल है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो ये जो कहला रहा है वो पोल कहला रहा है। तो पोल का जो नेचर पोजेस कर रहा है, पोल स्ट्रेंथ, वो उसको कौन जज करता है? यहाँ पे ये वाला पॉजिटिव पोल को प्लस क्यू जज कर रहा है और नेगेटिव पोल को माइनस क्यू, ठीक है। उसी तरह एक बार मैग्नेट का जो चार्ज इक्विवेलेंट है, जैसा डाइपोल के लिए चार्ज का सिग्निफिकेंस होता है, उसी तरह एक बार मैग्नेट के लिए उसके पोल स्ट्रेंथ का सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल का जो पोल स्ट्रेंथ होता है वो प्लस एम होता है, एम फॉर पोल स्ट्रेंथ। और साउथ पोल का जो होता है वो माइनस एम होता है। मतलब ये दोनों पोल एक दूसरे से अपोजिट नेचर के होते हैं, जैसे कि ये प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, हम लोग जब इसको एक डाइपोल बोल रहे हैं, इसको जब डाइपोल बोलते हैं तो हम इसके लिए क्या निकालते हैं? डाइपोल मोमेंट। तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या है भाई? तो इसका डाइपोल मोमेंट हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। और कितना होता है मैग्नेटिक? Q इंटू 12। अगर इसके बीच का सेपरेशन, अगर इनके बीच का सेपरेशन d होगा तो हम सिर्फ Q इंटू डी। सिमिलर फैशन में हम लोग बार मैग्नेट का भी डाइपोल मोमेंट निकालते हैं। वी ऑल्सो फाइंड डाइपोल मोमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट। और बार मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट भी साउथ पोल से नॉर्थ पोल के तरफ होता है, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं एम वेक्टर से, ठीक है। और एम वेक्टर कितने के बराबर होगा? तो एम वेक्टर होगा एम पोल स्ट्रेंथ इंटू 12 का मतलब यहाँ पे इनके बीच का सेपरेशन इंटू आर कैप। आर कैप क्या है जी? आर कैप है यूनिट वेक्टर along magnetic axis heading from south pole to north। और सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड का बात करें तो m बराबर होगा m इंटू 2l। m जो है वो पोल स्ट्रेंथ, याद रखना डाइपोल मोमेंट है, m की जगह पे q होता है इंटू 2l। इलेक्ट्रिक डाइपोल में, मैग्नेटिक डाइपोल में पोल स्ट्रेंथ होगा m इंटू 2l। समझ में? अगर ये d के बराबर होगा, याद रखना, अगर ये d के बराबर होगा तो तुमको सिर्फ m इंटू डी लिखना है। याद रखिएगा, 12 फॉर्मूला में आपको दिमाग में नहीं रख देना, क्योंकि एक मैग्नेटिक डाइपोल के लिए, है ना, या किसी भी डाइपोल के लिए हम लोग सारा जो मेजरमेंट करते हैं उसके सेंटर से करते हैं। समझ गए? एवरी मेजरमेंट इज डन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। हेंस ये यहाँ से सेंटर से नॉर्थ पोल का दूरी l, सेंटर से साउथ पोल का दूरी l, मतलब नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में दूरी कितना हो जाएगा? 12। 12 क्या है यहाँ पे? 12 यहाँ पे मैग्नेटिक लेंथ है, जैसा कि मैंने डेफिनेशन बताया। सेपरेशन बिटवीन टू पोल्स अलोंग द मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। 12 जो है वो मैग्नेटिक लेंथ कहलाएगा। और याद रखना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होगा, एम वेक्टर। और ध्यान देना एक बात और, हम लोग जब मैग्नेटिज्म चैप्टर में पढ़ रहे थे तो हम लोग करंट कैरिंग लूप के बारे में बात किए थे। तो करंट कैरिंग लूप भी जो क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। क्या उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होता है? I इंटू ए इज द एरिया। अगर नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो n इंटू आई इंटू ए। समझ गए? सिमिलरली यहाँ पे जो
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो m×2l है, और ये दोनों सेम चीज है। यहाँ पे इसको इस टर्म में, बार मैग्नेट के लिए इसको इस टर्म में मेजर करते हैं, करंट कैरिंग लूप में उसको NIA के फॉर्म में यूज करते हैं, लेकिन दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है। और जैसा कि मैंने आपको करंट कैरिंग लूप के लिए फील्ड लाइंस बनाया था, बार मैग्नेट का भी फील्ड लाइंस कुछ इसी तरह होगा। साउथ पोल से नॉर्थ पोल अंदर की तरफ, बाहर की तरफ ऐसे, बाहर की तरफ ऐसे, ऐसे 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 ऐसे, और एक्सिस पे अलोंग द एक्सिस। डाइपोल मोमेंट के एक्सिस पे हमेशा अलोंग द एक्सिस होता है मैग्नेटिक। ठीक है, ध्यान देना, एक मैग्नेट है, ठीक है, साउथ मतलब कि एक सेमी सर्कुलर आर्क के फॉर्म, ठीक है, सेमी सर्कुलर आर्क है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, ठीक। इस तरह का एक एग्जैक्ट सेमी सर्कुलर नहीं, लेकिन एक हॉर्सशू बार मैग्नेट आता है, हॉर्सशू मैग्नेट ऐसे। एग्जैक्टली सेमी सर्कुलर तो नहीं होता है, लेकिन एक इस तरह का मैग्नेट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हॉर्सशू मैग्नेट। एक पोल होता है ये नॉर्थ, ये होता है साउथ। तो हमको इसका निकालना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ऑलवेज रिमेंबर, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है ना, ध्यान देना, उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, m वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ। और मैग्नेटिक लेंथ इनटू जो भी n वेक्टर है, n वेक्टर जो होगा वो साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो मैग्नेटिक लेंथ जो होता है ना, वो ध्यान देना, अलोंग द मैग्नेट का लेंथ नहीं होता, ये हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ पोल होता है। जैसे कि इस केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ पोल कितना होगा, 2r। इस केस पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा m×2r, ठीक है। और n कैप क्या होगा, तो n कैप होगा इस डायरेक्शन का यूनिट, साउथ से। तो मैग्नेटिक लेंथ को याद रखिएगा, शॉर्टेस्ट बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ। भले कई बार क्वेश्चन ऐसा देगा कि यहां से लेके यहां तक का ये जो डिस्टेंस है वो 2l दिया है ना, और ये इसका पोल स्ट्रेंथ m है, इसका पोल स्ट्रेंथ -m, तो बताओ इसका डाइपोल मोमेंट। तो कई बार गलती क्या करेंगे, m वेक्टर बराबर कर दोगे m×2l, बट ये गलत है, ये डिस्टेंस 2l है, लेकिन दिस इज नॉट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तुमको क्या लिखना होगा, 2r लिखना होगा। अब अगर ये अगर 2l दिया होगा तो तुमको r का वैल्यू 2l के फॉर्म में निकालना होगा। कैसे निकालोगे, तो तुम जान रहे हो इस आर्क का लेंथ है 2l, ठीक है ना, तो पाई इंटू पाई थीटा, आर का लेंथ क्या होता है, पाई मतलब आर थीटा, तो r इंटू पाई बराबर हो जाएगा 2l, ठीक है। r बराबर कितना हो जाएगा, 2l/, ठीक। ये r कितना सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है, 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब पाई, तो r थीटा बराबर क्या होता है, लेंथ ऑफ एन आर्क, तो लेंथ ऑफ एन आर्क इज 2l, ओके। तो r इंटू पाई, और एंगल थीटा कितने के बराबर है, पाई 180 डिग्री, r इंटू पाई बराबर 2l, r बराबर 2l/पाई। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, 2 इंटू 2l/पाई इंटू n कैप। दिस इज योर राइट आंसर। अगर ऐसा दिया रहता, रेडियस ना देके ये लेंथ दिया, ओके। ध्यान देना, मैंने 2 बार मैग्नेट लिया, दोनों बार मैग्नेट सिमिलर है, दोनों का मैग्नेटिक लेंथ भी सेम है, दोनों का पोल स्ट्रेंथ भी सेम है, तो दोनों का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसका वैल्यू भी होगा m×2l, ठीक है। ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, ये डाइपोल मोमेंट। अब क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों को ना, बार मैग्नेट को इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन इक्वल हाफ में डिवाइड करने का तरीका दोनों को अलग होगा। इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसको इस तरह हाफ कर देंगे, मतलब इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलॉन्ग 2 पार्ट में डिवाइड, ठीक। कोई दिक्कत इसमें, मतलब लेंथ को इसमें क्या कर दिया मैंने हाफ कर, और इस केस में
एरिया के अलॉन्ग इसको हम हाफ कर दिए, मतलब ऐसे कट कर दिए। ऐसे कट कर दिए तो एक मेरे लिए बार मैग्नेट ऐसा हो गया और दूसरा बार मैग्नेट मेरे लिए ऐसा हो गया। इसको इस प्रकार कट करने का मतलब है कि एक बार मैग्नेट मेरे लिए ऐसा हो गया, एक बार मैग्नेट मेरे लिए ऐसा। हम बताना चाहते, हमको जानना है कि ईच इंडिविजुअल का नया मैग्नेटिक मोमेंट क्या है। तो सबसे पहले बात करना है कि हम जो कट करने का जो हमारा तरीका है, उस तरीके से इस बार मैग्नेट के किस नेचर में फर्क आया होगा। सबसे पहले हम लोग को ये डिसाइड करना होगा। ध्यान देना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है ना, वो m×2l होता है। मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा है और मैग्नेटिक लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। समझ गए चीज को? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो m होता है जिसको तुम पोल स्ट्रेंथ बोलते हो, m, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। समझ गए? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जब इस भाग में हम लोग कट किए तो हम तो अलॉन्ग एरिया कट किए, ये वाला चीज है ना। तो एरिया कट करने से अगर हम इसको बाइसेक्टर के अलॉन्ग कट रहे हैं तो इन दोनों इंडिविजुअल का पुराने वाले से एरिया हाफ हो जाएगा। अगर इसका एरिया ए है तो इसका एरिया a/2, इसका एरिया a/2 क्रॉस सेक्शन। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका पोल स्ट्रेंथ हो जाएगा m/2 और इसका भी पोल स्ट्रेंथ हो जाएगा -m/2। एरिया हाफ कर देने से पोल स्ट्रेंथ भी हाफ हो जाएगा, +m/2 -m/2। हाउएवर, क्योंकि तुम इसको एरिया के अलॉन्ग काटे हो, कट किए हो, तो इसका मैग्नेटिक लेंथ तो वही रहा। तो मैग्नेटिक लेंथ कितना रहेगा? 2l। अब ईच इंडिविजुअल का मैग्नेटिक मोमेंट है ना, m डैश कितने के बराबर होगा? m/2 × 2l। ठीक है, तो 2 कट गया, कितना आ जाएगा? m/l, मतलब m/2। पुराना वाला जो m था उसका आधा। अब आओ इसमें तो हम लोगों ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलॉन्ग कट किया। ठीक, इसके चलते एक इंडिविजुअल का जो लेंथ रहा वो l रहा, इसका भी इंडिविजुअल का भी लेंथ l रहा। लेकिन ध्यान दे, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन a है, इसका भी एरिया क्रॉस सेक्शन a, इसका भी एरिया क्रॉस सेक्शन a है, इसका भी एरिया क्रॉस सेक्शन a है। इसका मतलब क्या है कि अगर पहले ये वाला पोल +m था, अभी भी ये वाला पोल +m होगा। पहले ये वाला पोल -m था, अभी भी ये माइनस, क्योंकि मैंने एरिया चेंज नहीं किया। अब ध्यान देना एक बात, इलेक्ट्रिक डाइपोल में, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को टुगेदर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ना, वो मोनोपोल के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। डाइपोल का मतलब दो पोल, एक माइनस एक प्लस। मोनोपोल का मतलब होता है एक इंडिविजुअल आइसोलेटेड पोल। तो हम लोग ये जानते हैं कि चार्ज जो होता है ना, वो +q और -q के फॉर्म में, आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन ऐसा मैग्नेटिक डाइपोल के लिए ट्रू नहीं होता है। मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब होता है +m और -m का कॉम्बिनेशन। लेकिन हम कभी भी, है ना, मैग्नेटिक मोनोपोल नहीं बना सकते। मतलब एक आइसोलेटेड +m और एक आइसोलेटेड -m एग्जिस्ट नहीं करता। तो देखो यार, मैंने इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के फॉर्म में डिवाइड किया। ये वाला पोल था नॉर्थ, ये वाला पोल था साउथ। तो ये नॉर्थ और ये साउथ तो रिटेन रहा। लेकिन जब तुमने इसको इक्वल हाफ में डिवाइड किया ना, तो ये दो अलग अलग बार मैग्नेट दो अलग अलग डाइपोल के फॉर्म में टूट जाएंगे। अब ध्यान देना, इस वाले पार्ट के लिए ये पोल अगर नॉर्थ पोल था तो ये वाला ऑटोमेटिकली साउथ पोल में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली ये वाले डाइपोल के लिए ये अगर साउथ पोल था, ये ऑटोमेटिकली नॉर्थ पोल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया? और फिर से ये इंडिविजुअल डाइपोल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? m बराबर इनफैक्ट पोल स्ट्रेंथ हो गया, इसका -m, इसका +m। पोल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं आया क्योंकि एरिया क्रॉस सेक्शन मैंने चेंज नहीं किया। तो m × लेकिन मैग्नेटिक लेंथ आधा हो गया, क्या हो गया? ये ml, दैट इज m/, ये m/। तो क्या देखा हम लोगों ने
हम लोगों ने देखा कि अगर हम एक बार मैग्नेट को, एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, दो इक्वल पार्ट कैसे, इस केस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलाउंग डिवाइड किए, इस केस में एरिया बाइसेक्टर के अलाउंग डिवाइड किए। समझ गए इस चीज को? दोनों ही केसेस में इक्वल हाफ में डिवाइड करने के बाद मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी हाफ हो गया, m/2 m/2। लेकिन इस केस में जब तुमने एरिया बाइसेक्टर के अलाउंग बाइसेक्ट किया था तब मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ हाफ हुआ था, मैग्नेटिक लेंथ में कोई फर्क नहीं आया था। और इस केस में जब तुम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलाउंग बाइसेक्ट किए इसको, तो इसके पोल स्ट्रेंथ में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन मैग्नेटिक लेंथ आधा हो गया। तो इस चीज को ध्यान दीजिए। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है ना वो वेक्टर क्वांटिटी। मान लो किसी पोजीशन पे एक डाइपोल मोमेंट है इधर की तरफ m1 और एक डाइपोल मोमेंट है इधर की तरफ में m2 और इनके बीच में एंगल है थीटा। इस पोजीशन पे नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा? तो नेट डाइपोल मोमेंट होगा m बराबर √m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 cos थीटा। वेक्टर एडिशन नेट मैग्नेटिक, और ये पैरेललोग्राम के फॉर्म में इस तरह होगा नेट मैग्नेटिक। ठीक, अब देखो ये जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो m2 से मान लो एंगल बना रहा है फाई, तो tan फाई होगा b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो ये होता है a, ये होता है b, तो b मतलब कि m यहाँ पे m1 हो जाएगा, m1 sin फाई थीटा अपॉन m2 प्लस m1 cos थीटा। सॉरी फाई तो निकालना, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन m1 and m2। ठीक, ये डाइपोल मोमेंट का जो एडिशन होगा वो वेक्टर एडिशन। अब हम लोग बात करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या है भाई इनवर्स स्क्वायर लॉ? तो दो डाइपोल मोमेंट के बीच का, दो डाइपोल मोमेंट बोल रहा हूं मैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है? दो चार्ज के बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है Q1 और Q2 के बीच में, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो 1/r² से जो भी फोर्सेस प्रोपोर्शनल होंगे या जो भी फिजिकल क्वांटिटी 1/r² से प्रोपोर्शनल होंगे वो सब इनवर्स स्क्वायर लॉ के कैटेगरी में आएंगे। तो अब अगर हम क्या बोल रहे हैं कि मान लो मेरे पास दो पोल है, ठीक है, ध्यान देना हम सिर्फ अभी दो पोल को स्टडी कर रहे हैं। एक पोल है मान लो m1 और दूसरा इससे r डिस्टेंस की दूरी पे m2। दो पोल इधर है। पोल का मतलब हम लोग हमेशा पोल को किससे जज करेंगे? पोल स्ट्रेंथ। तो इधर इस पॉइंट का पोल स्ट्रेंथ है m1, इस पॉइंट का पोल स्ट्रेंथ है m2 और इन दोनों के बीच में सेपरेशन है r। और ध्यान देना ये दोनों जो है ना वो सेम नेचर के पोल है, पॉजिटिव पोल मतलब नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा वो रिपल्सिव होगा। ये m1 इसको फोर्स इधर लगाएगा और ये m2 इसको फोर्स इधर लगाएगा F, और F का वैल्यू होगा μ0/4π। ठीक है, m1 m2 r। एकदम सही पकड़े। मैंने आपको बताया था कि m1 और m जो है ना वो चार्ज का इक्विवेलेंस है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो होगा वो μ0/4π m1 m2/r। अब तुम ये पूछोगे कि भाई ये पोल कैसे एग्जिस्ट कर रहा है आइसोलेटेड फॉर्म में? तो हमने इसको आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं किया, मैंने सिर्फ इसके और इसके बीच का इंट्रैक्शन को स्टडी किया। मान लो ऐसा होता कि मेरे पास एक मैग्नेटिक पोल होता, ठीक है, ये होता प्लस m1 और ये होता माइनस m1 और इससे r डिस्टेंस की दूरी पे, ठीक है, एक होता है प्लस m2 और ये होता माइनस m2। ठीक, तो ये डाइपोल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि ये पोल है ना, इस पोल पे कितना फोर्स लगा रहा हो, हम ये देखना चाहते हैं। ये पोल डेफिनेटली इस पोल पे भी फोर्स लगा रहा हो, ठीक है ना, और इनफैक्ट ये पोल भी इस पे और इस पे फोर्स लगा रहा है। लेकिन हम इसके चलते इस पे और इसके चलते इस पे और इस पे नहीं देख रहे हैं। हम सिर्फ क्या देख रहे हैं?
एक ये इंडिविजुअल पोल इस इंडिविजुअल पोल पे कितना फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन अप्लाई कर रहा है, कितना, जैसे अब ये दोनों सेम नेचर का है तो रिपल्सिव फोर्स कितना एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको अलग अलग करके लिखा। तो कंफ्यूज मत करना कि मैंने इसको आइसोलेटेड फॉर्म में लिखा है, आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं, हम बस एक इंडिविजुअल पोल को ही टारगेट कर रहे हैं और उस इंडिविजुअल पोल के चलते दूसरे इंडिविजुअल पोल पे कितना फर्क पड़ रहा है हम ये देखना चाहते हैं। समझ के में आया बात को? और इसका नेचर क्या होगा, रिपल्सिव। अब कूलम्स लॉ आपको आता है, हमको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, समझ गए। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एफ वेक्टर बराबर हो जाएगा इंटू आर कैप। अब आर कैप क्या है, आर कैप क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप M2 पे फोर्स देख रहे हैं, ठीक है, तो आर कैप होगा M1 से इधर के M2 के तरफ, और अगर आप M1 पे फोर्स देख रहे हैं तो आर कैप होगा इधर के तरफ, समझ गए, इधर के तरफ। ऑलवेज रिमेंबर M2 पे फोर्स कौन लगा रहा है, M1, M1 से M2 के डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को एफ कैप लग रहा है, और इधर M1 पे फोर्स कौन लगा रहा है। तो ये खुद आप अपने आप में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे। कैसे डेवलप करोगे, इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। जब M2 को फोर्स इधर लग रहा है, कौन लगा रहा है, M1, तो इस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को ही आर कैप डिनोट करोगे। अब जब हम M1 पे बात कर रहे हैं तो M1 पे फोर्स कौन लगा रहा है, M2, किधर लगा रहा है, इधर। M1 पे लगने वाले फोर्स के लिए आर कैप क्या होगा, इधर होगा, इस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर के लिए बात करोगे तो ये वेक्टर का फॉर्म है। तो खैर हम लोगों को कभी जनरली यूनिट वेक्टर के फॉर्म में यूज नहीं करना पड़ता है, हम लोग तो रिजॉल्व करके चीजों को सॉल्व कर लेते हैं। अब अगर यही चीज ऐसा हो जाए, अब यही चीज ऐसा हो जाए कि इधर M1 है और इधर माइनस M2, ठीक है, ये पोल है M1 और ये पोल है माइनस M2। तो M1 जो है वो M2 को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और M2 जो है वो M1 को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। कितने से, F से, म्यूचुअल होते हैं ये। F बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, M1 M2 बाई आर स्क्वायर। अभी भी यही लिखेंगे क्योंकि हम इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में इसका पोजीशन कितना होगा, M1, मैग्नीट्यूड फॉर्म में इसका पोजीशन कितना होगा, M2। अपोजिट नेचर होने के चलते फोर्स अट्रैक्टिव हो गया, सेम नेचर होने के चलते फोर्स रिपल्सिव हो गया, बस दैट्स इट। तो वो डायरेक्शन तो हमको दिखाने आ रहा है ना, तो मैग्नीट्यूड तो इतना ही रहेगा, जितना मैग्नीट्यूड इसमें था उतना ही मैग्नीट्यूड इसमें हो। समझ गए इस चीज को। दूसरी बात, ये म्यू नॉट बाई 4 पाई क्या होता है ये आपको पता है, म्यू नॉट होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। अब म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू क्या होता है, 10 to the power -7, ठीक है, 10 to the power -7 होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू। दूसरी बात, हम लोग जैसे कि चार्ज के लिए Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिख सकते थे, उसी तरह इसको लिख सकते हैं F बराबर A M1 M2 बाई आर, A बराबर क्या है, म्यू नॉट बाई। अब एक और देख लो, तो अगर दोनों चार्ज नेगेटिव हो गए तो चार्ज बोल रहे दोनों पोल माइनस M1 माइनस M1 M2 नॉर्थ पोल M1 माइनस M2 नॉर्थ पोल साउथ पोल, माइनस M1 माइनस M2 साउथ पोल साउथ पोल, ठीक है। तो रिपल्सिव कितना, इतना ही। तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि कैसे प्रोपोर्शनल है 1/r। अब हम लोग बात करते हैं, एकदम हम लोग उसी फैशन में जा रहे हैं, हम लोग को बहुत ज्यादा डीपली इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ये सब चीजें जो है ना चार्ज के फॉर्म में सीखे नहीं, इसलिए इसको हमको स्पेशल फोकस करके आपको नहीं समझाना है, बस आपको फॉर्मूला ही बताना है मेन, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं कि दो चार्जेस अगर रहते हैं तो उनके बीच में हम फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बात करते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल चार्ज के चलते हम किसी एक पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करते हैं, उसी तरह एक किसी पोल के चलते हम किसी पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड दिखा सकते हैं। तो वो कैसे होगा, तो इस चीज को थोड़ा समझना है। एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक, मान लो एक पोल है M, एक इस पोजीशन पे, और इसके चलते यहां से R की दूरी पे, इस पोजीशन से R की दूरी पे, इस पोजीशन पे हमको मैग्नेटिक
तो एक दिया। हम लोग को पता है कि बार मैग्नेट अपने आसपास के रीजन में क्या क्रिएट करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए कंट्रीब्यूशन जो होता है वो दोनों पोल के चलते, नॉर्थ पोल और साउथ। तो एक इंडिविजुअल पोल का क्या कंट्रीब्यूशन होगा ये हम समझना चाहते हैं, ठीक है। तो ये m के चलते इस पोजीशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा F अपॉन m0, दिस इज इक्वल टू B, F अपॉन m0। ये बात समझ में आ गया। फोर्स ऑन ए यूनिट पोल स्ट्रेंथ इन दैट रीजन। तो इस m के चलते, m अगर पॉजिटिव है तो इस पोजीशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इधर के तरफ कितना B, और B का वैल्यू होगा A m बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर की जगह ए एम बाई आर स्क्वायर, मतलब म्यू नॉट बाई 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर ये पॉजिटिव पोल है, ठीक है, तो इसके चलते इधर रिपल्सिव नेचर का, और अगर ये नेगेटिव पोल हो जाए माइनस एम, इसके चलते इस पोजीशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इधर होगा कितना, तो बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर। एक्सप्रेशन दोनों के लिए सेम हुआ बट डायरेक्शन अपोजिट है। अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो अगर ये आर कैप है, ये आर कैप है, तो इस जगह पे लिखोगे माइनस आर कैप, और इस जगह पे लिखोगे प्लस आर। अगर हम इस डायरेक्शन को आते हैं तो ये तुमको समझ में आता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट डायरेक्शन का लिखना नहीं है, डायरेक्शन समझना है कि डायरेक्शन क्या है। नेगेटिव चार्ज के जैसा है, ये पॉजिटिव चार्ज के जैसा है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। समझ गए इस चीज को। ये एक्सप्रेशन हो गया एक पोल के चलते मैग्नेटिक, समझ में आएगा। खैर, लेकिन ये जो चैप्टर है उसमें हम लोग मोनोपोल तो एग्जिस्ट करा नहीं सकते, तो हम लोग को बेसिकली डील करना है किसके फॉर्म में, डाइपोल के, ठीक है। हाँ, अब हम लोग बात करेंगे एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। मान लो एक बार मैग्नेट ही देख लो, ये मेरे पास ये एक मैग्नेटिक डाइपोल, गणना बोलती है नॉर्थ है, ये साउथ, इसका पोल स्ट्रेंथ है माइनस है, इसका पोल स्ट्रेंथ है प्लस। इन दोनों के बीच में सेपरेशन है 2L, सेपरेशन 2L, ठीक है। इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, m वेक्टर का जो होगा वो होगा m इंटू 2L, और इस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर n कैप, ठीक। बट हमको ये पता है कि डायरेक्शन हमेशा मैग्नेटिक डाइपोल का साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा, ठीक। m का मैग्नीट्यूड सिर्फ कितना होगा, तो m इंटू। अब हमको इस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस पोजीशन lies along the axis of the magnetic dipole, hence this position is known as axial position। ये पोजीशन क्या कहलाएगा, एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन पे इस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना, डाइपोल के केस में एवरी मेजरमेंट इज डन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो यहां से ये दूरी जो है वो आर है, तो इसके लिए क्या होगा मैग्नेट, तो हम इंडिविजुअल पोल के फॉर्म में अगर डील करेंगे, प्लस एम के चलते यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा बी प्लस कितना, ए एम बाई आर माइनस एल का होल। तो दिक्कत क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का दूरी आर है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा, आर माइनस एल। सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कितना होगा, आर प्लस। तो ये साउथ पोल माइनस एम के चलते यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इधर बी माइनस। तो बी माइनस कितने के बराबर आएगा, ए एम बाई आर प्लस एल का होल। नेट बी नेट कितने के बराबर होगा, दिस माइनस दिस, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ए एम कॉमन ले लो, 1 बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस एल का होल, ठीक है। तो बी नेट कितने के बराबर आएगा, ए एम कॉमन रखो, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर
ठीक, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस 4r। किस डायरेक्शन में? ये बड़ा होगा, b प्लस बड़ा होगा b माइनस, क्योंकि इसका एक्सप्रेशन ये है, इसका एक्सप्रेशन ये है, तो नेट b नेट जो होगा वो इधर, ठीक है। अब इस चीज को देखो यहाँ पे, b नेट जो हो गया वो हो गया a इंटू 2m इंटू l, 2l यहाँ से कॉमन ले लीजिए, इंटू 2r अपॉन r स्क्वायर माइनस l का होल। 2 ml को हम लोग क्या लिख देंगे? 2 ml को हम लोग लिख देंगे कैपिटल। तो ये एक्सप्रेशन मेरे लिए हो जाएगा μ0 बाई 4 पाई, ए को वापस कर दे रहे हैं, m इंटू 2r, ठीक है, अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का, ये एक्सप्रेशन। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हम लोग कभी भी ये एक्सप्रेशन को यूज नहीं करते, हम लोग हमेशा डाइपोल को शॉर्ट डाइपोल कंसीडर करते हैं। शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या हुआ? शॉर्ट डाइपोल का मतलब हुआ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l। r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l होगा, तो r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर विल बी सिंपली रिटन एज r, ठीक है, r टू द पावर 4 हो जाएगा। समझ गए? r टू द पावर एक आएगा, कट जाएगा, फाइनली जो b नेट आएगा वो आएगा μ0 बाई 4 पाई, ठीक है, 2m अपॉन r, या फिर तुम सीधे इसको लिख सकते हो 2am बाई r क्यूब, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो m के अलावा, वेक्टर फॉर्म में का मतलब क्या है कि इस डाइपोल के चलते एक्सियल पोजीशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक एक्सिस के अलोंग होगा, और जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट है उसी डायरेक्शन में होगा। इसीलिए मैंने सीधे लिख दिया b नेट बराबर μ0 बाई 4 पाई 2m बाई r क्यूब 2am बाई r क्यूब। याद रखना कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल p के चलते यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है शॉर्ट डाइपोल के लिए होता है 2k p वेक्टर बाई r। कंपेयर करो, k के जगह पे a, p के जगह पे m, 2 के जगह पे 2, r क्यूब के जगह पे r क्यूब, सेम एक्सप्रेशन, ठीक है। अब सिमिलरली हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन को देखते हैं। एक बात थोड़ा सा ध्यान से सुनना, अभी से हम लोग जितने भी चीजें इसमें एनालाइज करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल के, वो सारे इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, जो भी एक्सप्रेशन आएगा उस एक्सप्रेशन में a के जगह पे k पुट कीजिए और m के जगह पे p पुट कीजिए, सारे एक्सप्रेशन जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए भी ट्रू हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल में थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन है या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो आज के लेक्चर से उस कॉन्सेप्ट को डील करें। और इसमें मैं एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा जो मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल में नहीं कराया है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी फिजिबल है। तो याद रखना, आज के क्वेश्चन को तुमको एज ए एग्जांपल इलेक्ट्रिक डाइपोल के तौर पे भी समझना होगा। अब ये माइनस m है, ये प्लस m है, इसके सेंटर से r की दूरी पे इस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड लेगा। फिर से ये वाला डिस्टेंस होगा, निकालना होगा। ये अगर r है तो ये होगा r प्लस a, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये डिस्टेंस l है का रूट अंडर। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी वही होगा, इसके चलते इधर होगा, ठीक, और इसके चलते इधर होगा, अट्रैक्टिव नेचर का। तो नेट डाइपोल मोमेंट इधर आएगा, एक्सप्रेशन वही लिखेंगे, फिर r वेरी वेरी ग्रेटर देन l लगाएंगे, तो फाइनली जो डाइपोल मोमेंट b आएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आएगा, वो आएगा a m बाई r क्यूब, स्केलर फॉर्म में। और वेक्टर फॉर्म में नेगेटिव लगाना है। क्यों नेगेटिव लगाना है? ठीक है, क्यों नेगेटिव लगाना है? नेगेटिव लगाने का पर्पज ये है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इधर है, इक्वेटोरियल पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो जस्ट 180 डिग्री, जस्ट अपोजिट, तो वो नेगेटिव साइन होता है, ठीक। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के चलते उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता था, कितना होता था? तो k
पी वेक्टर बाई आर क्यूब विथ नेगेटिव साइन, और एक्सियल पोजीशन पे कितना होता था 2kp वेक्टर बाई आर क्यूब अलोंग द डाइपोल। सिमिलरली इसके चलते इस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो b इक्वल टू माइनस ए एम बाई आर क्यूब, या फिर b लिख दो माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई m वेक्टर अपॉन आर क्यूब। और इधर के पोजीशन पे इस तरफ कितना b वेक्टर बराबर 2am वेक्टर बाई आर क्यूब, या फिर सीधे लिख दो 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई है ना m वेक्टर बाई r। दिस इज द एक्सप्रेशन इक्वेटोरियल और, ठीक है, इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन। अब हम लोग बात करेंगे किसी जनरल पोजीशन। अब ये क्वेश्चन देखो, एक मैग्नेटिक डाइपोल है इधर की तरफ, तो हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पोजीशन, ना ही ये इक्वेटोरियल है ना ही ये, ध्यान देना, ना ही ये इक्वेटोरियल है ना ही ये एक्सियल पोजीशन। एक चीज हमेशा क्वेश्चन बनाने में ध्यान देना ना, अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अलोंग द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है तो डेफिनेटली तुम एक्सियल पोजीशन पे निकाल रहे हो। और एक्सियल पोजीशन का मतलब ये है ना कि तुम इस पोजीशन पे निकालोगे तो भी इधर, और तुम इस पोजीशन पे निकालोगे तो भी इधर, ठीक है ना। भले ये साउथ पोल के करीब लाई कर रहा है लेकिन फिर भी नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर ही है, ठीक है। अब इसका लॉजिक भी दिखता है, साउथ पोल मतलब माइनस एम के चलते फील्ड अट्रैक्टिव, नॉर्थ पोल मतलब प्लस एम रिपल्सिव, लेकिन नजदीक किसके, इसके इनवर्स स्क्वायर लॉ में जिससे तुम नजदीक रहोगे उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ठीक है, तो नेट इधर आएगा। इक्वेटोरियल पोजीशन पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के जस्ट अपोजिट, ठीक। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट के अलोंग है, ठीक है, तब डेफिनेटली तुम एक्सियल पोजीशन पे निकाल रहे हो। अगर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के जस्ट अपोजिट है तब डेफिनेटली तुम इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकाल रहे हो। लेकिन इन दोनों के अलावा अगर मैग्नेटिक फील्ड का कोई और डायरेक्शन हुआ, ठीक है ना, तो डेफिनेटली तुम किसी जनरल पोजीशन के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, ना ही वो एक्सियल होगा ना ही वो इक्वेटोरियल होगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दें। अब अगर हमको इस पोजीशन पे निकालना है तो हम क्या करेंगे ना, ये जो डाइपोल मोमेंट है वो ये आर वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो हम चुपचाप से इसको रिजॉल्व कर देंगे, क्योंकि डाइपोल मोमेंट मेरे लिए एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी को मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ। तो इसको रिजॉल्व किए इसके अलावा, तो ये हो जाएगा m cos थीटा, और एक ये हो जाएगा, मतलब इसको r वेक्टर के अलोंग और r वेक्टर से परपेंडिकुलर दो कंपोनेंट में तोड़ दिए, तो अलोंग वाला हो गया थीटा के अलोंग है m cos थीटा, परपेंडिकुलर हो गया m sin थीटा। अब इसको तुम ना दो अलग अलग डाइपोल के जैसा देखो, ठीक। तो अगर दो अलग अलग डाइपोल के जैसा देखोगे तो ये जो m cos थीटा है ना, इस डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन r वेक्टर के अलोंग है, तो अगर हम सिर्फ m cos थीटा के चलते यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाले तो m cos थीटा के लिए ये पॉइंट एक्सियल हो जाएगा, क्योंकि m cos थीटा का डायरेक्शन ये है, m cos थीटा का एक्सिस ये है, एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है, तो m cos थीटा के चलते ये मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगा, ठीक। तो हम इसको लिखते हैं b एक्सियल, क्योंकि ये एक्सियल के चलते हो रहा है, ये एक्सियल, तो कितना आएगा, तो 2am बाई आर क्यूब होता है, m की जगह पे m cos थीटा, 2am cos थीटा अपॉन r, ठीक। डायरेक्शन किधर है मैंने लिखा। अब आओ इसके चलते निकाल दिए, अब इसके चलते निकालना है। m sin थीटा से निकालने के लिए अगर हम बात करें तो m sin थीटा के लिए तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, क्योंकि ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो m sin थीटा के लिए जब हम यहाँ पे फील्ड बात करेंगे, m sin थीटा के लिए ये पोजीशन इक्वेटोरियल होगा, तो m sin थीटा का डायरेक्शन किधर होगा, इधर। तो इस m sin थीटा के चलते यहाँ पे फील्ड इधर होगा, इसको लिख देंगे b इक्वेटोरियल, और b इक्वेटोरियल कितने के बराबर आ जाएगा, am sin थीटा अपॉन r क्यूब। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज किए थे 2am बाई आर क्यूब, और इसके लिए यूज कर रहे हैं am बाई आर इक्वेटोरियल, और बस m की जगह पे हम लोग क्या पुट कर दिए, m sin थीटा और m cos थीटा। अब आओ
इस कंपोनेंट के चलते यहाँ पे फील्ड मिल गया, इस कंपोनेंट के चलते यहाँ पे फील्ड मिल गया, तो नेट फील्ड जो इस पोजीशन पे होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, रूट ओवर बी ए स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर, किसी किसी को कंपोनेंट में केस में ना ये जो आर वेक्टर के अलॉन्ग है उसको लिखता है बी रेडियल, मतलब तुम आर वेक्टर के अलॉन्ग हो, और जो आर वेक्टर से परपेंडिकुलर है इसको लिख देता है बी थीटा, ठीक है ना, मतलब कि टेंजेंशियल डायरेक्शन, या बीटी लिखो टेंजेंशियल डायरेक्शन। समझ गए बात को, कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम में समझना है आपको, ये बी रेडियल कहलाएगा, बी थीटा कहलाएगा। हम यहाँ पे बी ए और बी कर देंगे, तो बी नेट बराबर रूट अंडर बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इनका हम स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ठीक है, क्या आएगा तुम्हारा बी ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 4am बाई आर क्यू का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, ठीक है, प्लस am बाई आर क्यू का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। am बाई आर क्यू को बाहर ले लूं तो कितना आ जाएगा, am बाई आर क्यू बाहर हो गया, अंदर में 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा लिख दो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं एक्सियल पोजीशन में, ये जनरल हो गया एक्सियल पोजीशन का, मतलब यहाँ पे तो ये थीटा मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक मूवमेंट से कितना एंगल बनाएगा, 0, तो 0 पुट कर दो, तो 3 + 1 cos स्क्वायर 0 कितना होगा 1, तो 3 + 1 2, तो 2am बाई आर क्यू, एक्सियल पोजीशन पे 2am बाई आर क्यू होता ही नहीं, देखो यहाँ मैंने लिख दिया। अगर मैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे बात कर दूं तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे थीटा क्या हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड और आर वेक्टर के बीच में एंगल 90, तो थीटा का भी वैल्यू रख दो 90, तो 90 का मतलब हो जाएगा 2, ये 0 हो गया 1 का रूट 1 मतलब am बाई आर, ये भी दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये अब देखो तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इन दोनों के मतलब रिजल्टेंट कहीं ऐसे होगा, ठीक। कई बार क्वेश्चन में पूछ देता है ना कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हॉरिजॉन्टल है, ठीक, डाइपोल मोमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेकिन उसके चलते किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फील्ड जो है वो वर्टिकल है, ठीक है। तो डेफिनेटली इस बात को तुमको ध्यान देना है कि अगर मैग्नेटिक हॉरिजॉन्टल हुआ तो एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड भी हॉरिजॉन्टल होगा और इक्वेटोरियल पोजीशन पे भी मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल होगा। अब अगर किसी पोजीशन पे इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल आ रहा है तो डेफिनेटली वो कोई ये जनरल पोजीशन होगा, ना ही एक्सियल होगा ना ही वर्टिकल। तो खैर मैंने यहाँ पे वर्टिकल दिखाया नहीं है, वो एक पर्टिकुलर केस में होगा। तो लेट अस सपोज कि नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो, ठीक है, और नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्सियल कंपोनेंट से कोई अल्फा एंगल बना, ठीक है, एक्सियल कंपोनेंट से कोई अल्फा एंगल बना, तो इस एंगल के लिए tan अल्फा कितने के बराबर होगा, इस अल्फा के लिए tan अल्फा होगा परपेंडिकुलर ये बाई बेस b थीटा बाई b r, tan अल्फा इज इक्वल टू b थीटा क्या होगा, b थीटा की जगह पे यहाँ पे लिख दो b बाई क्या आएगा, तो बी हो गया am sin थीटा बाई आर क्यू और बी ए हो गया 2am बाई, तो 1/2 am बाई आर क्यू, am बाई आर क्यू कट जाएगा tan। और सिमिलरली अगर ये एंगल जो हम बोल दे बीटा, तो tan बीटा बराबर हो जाएगा बी ए बाई बी, तो ये हो जाएगा 2m बाई cos थीटा मतलब 2 cot थीटा, ठीक है, 2 cot थीटा। कैसे, दिस बाई दिस, तो am बाई आर क्यू am बाई आर कब कट जाएगा 2 cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा cot थीटा, ये चीजों को याद रखो। अब अगर मैं बोल दूं कि
इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट है वो वर्टिकल हो गया, वर्टिकल। ये एक पर्टिकुलर केस है, जनरल ये था अगर ये वर्टिकल हो तो ध्यान देना क्या हम लोग उसमें कंडीशन डेवलप करेंगे। अगर ये वर्टिकल हो गया तो ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल भी तो थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा। ध्यान देना बीटा जो तुम लोग यूज कर रहे थे वो थीटा के बराबर हो गया, ठीक। तो इसी एक्सप्रेशन में ये वाला जो एंगल है जिसको तुम्हारे बीटा पहले दिखा था वो थीटा के बराबर है। तो tan बीटा की जगह लिखो tan थीटा बराबर 2 cot थीटा। cot थीटा उधर चला जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर 2 हो जाएगा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स √2, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ, ठीक है। व्हेन अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हॉरिजॉन्टल है और नेट मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल है तो डेफिनेटली थीटा बराबर क्या होना चाहिए, tan इनवर्स, ठीक। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। लेट अस सपोज किसी रीजन में इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, और इसी रीजन में मैं एक बार मैग्नेट रख देता हूँ, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल रख देता हूँ। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ, ठीक, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ। तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसा होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये हो गया, मतलब इस केस में M इज पैरेलल टू B में, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, मतलब मैंने इस डाइपोल, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि इस डाइपोल के चलते मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ना, ये डाइपोल जो है वो एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा ये नॉर्थ पोल है, ठीक, इसका पोल स्ट्रेंथ होता है +m, ये साउथ पोल है, इसका पोल स्ट्रेंथ होता है -m। तो इस नॉर्थ पोल पे फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, m इंटू बी, अगर ये b है, और इस साउथ पोल पे फोर्स किधर लगेगा, इधर, m इंटू बी। सिग्मा f कितना हो जाएगा, जी, और सिग्मा टाउ कितना हो जाएगा, तो ये दोनों फोर्स सेंटर से पास कर रहा है तो वो भी 0। अब अगर हम कुछ ऐसा करें कि एक डाइपोल मोमेंट को किसी हम एंगल पे रखते हैं, ये नॉर्थ ये साउथ, तो डाइपोल मोमेंट ऐसा हो गया किसी एंगल थीटा पे, ठीक है। तो नॉर्थ पोल पे फोर्स किधर लगेगा, इधर, m इंटू बी। साउथ पोल पे फोर्स किधर लगेगा, इधर, m इंटू बी, है ना। लेकिन सिग्मा f कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज 0। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होने के चलते नेट फोर्स ऑन द डाइपोल क्या है, जितना इधर लग रहा है उतना इधर 0। लेकिन क्या ये फोर्स के चलते इस पे टॉर्क 0 होगा, नहीं। तो सिग्मा टॉर्क कितना होगा, तो ध्यान देना अगर हम सेंटर के अबाउट टॉर्क लिखें तो इसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, एमबी का ये कंपोनेंट सेंटर के अबाउट टॉर्क नहीं लगाएगा और एमबी का ये कंपोनेंट सेंटर के अबाउट टॉर्क लगाएगा। सिमिलरली इसका भी एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, एमबी का ये कंपोनेंट टॉर्क नहीं लगाएगा तो ये कंपोनेंट होगा एमबी कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट होगा एमबी साइन थीटा। सिमिलरली ये भी एमबी साइन थीटा, ये एमबी कॉस थीटा, ठीक। कैसे, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, थीटा के अलावा कॉस थीटा, थीटा के परपेंडिकुलर साइन थीटा। तो टॉर्क होगा एमबी साइन थीटा इंटू एल, ये डिस्टेंस है, एमबी साइन थीटा इंटू एल, दोनों के चलते, क्योंकि ये कपल फोर्स है ना, कपल फोर्स है, अपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन टॉर्क सेम डायरेक्शन में होगा। तो ये कितना आ जाएगा, एम बी साइन थीटा इंटू एल इंटू स्मॉल एल होल स्क्वायर। तो याद रखना 2l इंटू एम को हम लिख सकते हैं कैपिटल एम बी साइन थीटा। समझ के बाद अब ध्यान दीजिएगा, एम बी साइन थीटा मैंने बताया है, m एक वेक्टर क्वांटिटी, b एक वेक्टर क्वांटिटी, साइन थीटा जो है, थीटा जो है वो इन दोनों के बीच का एंगल है। कैसे, m होगा इधर
B होगा इधर, समझ गए, B है इधर, M है इधर, M और B के बीच का एंगल है थीटा। तो दो वेक्टर का प्रोडक्ट, उन दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम होता है, तो डेफिनेटली ये क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। टॉर्क कैन बी रिटन एज M क्रॉस, टॉर्क कैन बी रिटन एज M क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखना इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए यही चीज P क्रॉस B है, एकदम सेम चीज। तो M क्रॉस B क्या सीखे इससे कि अगर कोई डाइपोल मोमेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से एंगल थीटा लगा रहा है, ठीक है, तो इसमें जो टॉर्क होगा वो होगा M क्रॉस B, टॉर्क का मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा MB साइन थीटा, और टॉर्क का जो सेंस होगा वो हमेशा B रिस्टोरिंग होगा। रिस्टोरिंग का मतलब हमेशा इसका टेंडेंसी डाइपोल मोमेंट का अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड आने का होगा, इस तरह, ठीक है। यहां भी छोड़ोगे, अब देखो तो फोर्स तो हमेशा गिवन, सिग्मा F इज 0 ऑलवेज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए ट्रू नहीं, नॉन मैग्नेटिक इन्वॉल्व मैग्नेटिक फील्ड में जरूरी नहीं है कि नेट फोर्स जो है वो 0 हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि दोनों ही पोल पे अलग अलग मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा होगा, नॉन यूनिफॉर्म है ना, ये सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म के लिए। और सिग्मा टॉर्क कब 0 होगा, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तब जब M और B पैरेलल हो, या फिर जब M और B एंटी पैरेलल। ध्यान दीजिएगा ये पोजीशन जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम का है और ये अनस्टेबल का है। थोड़ा सा अगर इन सब चीजों के लिए समझना होगा तो जाके पुराना वीडियो इलेक्ट्रिक डाइपोल का भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। मैं बताऊंगा नहीं कि क्या स्टेबल होता है क्या अनस्टेबल होता है, दिस इज मतलब अंडरस्टूड होना चाहिए आपके लिए, ठीक है। तो 0 डिग्री ये हो गया थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और ये हो गया थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, तो मैक्सिमम होगा थीटा इज इक्वल टू 90, कितना, टॉर्क बराबर होगा सीधे MB साइन 90, तो साइन 90 मतलब 90 मतलब 1, तो MB, ठीक है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये चीज को तुमको रिलेट कर लेना है इससे, है ना। अब ध्यान देना, अगर कोई डाइपोल मोमेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है उस केस में एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, मान लो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह है ना, और डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ है M वेक्टर और ये B वेक्टर, इनके बीच में अगर एंगल थीटा है, डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा है, तो इन दोनों का के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन होगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, ये कितना होगा, U बराबर माइनस M डॉट B। समझ गए इस चीज को, मतलब कि अगर एंगल थीटा है तो U बराबर माइनस M B कॉस, ठीक है, ये एक्सप्रेशन। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, तो एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, U कितने के बराबर है, माइनस M B कॉस 180 डिग्री,
cos 180 कितना होता है -1, ये हो जाएगा mv, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम। जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री 0 डिग्री, u बराबर क्या हो जाएगा -mv cos 0 डिग्री, तो cos 0 मतलब 1, तो कितना आ जाएगा -mv, मतलब कि मिनिमम हो। मिनिमम का मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, और एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, क्या होगा u mv cos 90, cos 90 कितना होगा 0, एक पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। 0 ये जनरलाइज फॉर्म नहीं, ये जनरलाइज फॉर्म है, समझ गए, लेकिन ये जनरलाइज फॉर्म नहीं। 0 एक पर्टिकुलर पॉइंट का वैल्यू है, ना ही ये मैक्सिमम है ना ही ये मिनिमम है। 0 का मतलब मैक्सिमम मिनिमम नहीं हुआ, मिनिमम -mv हो गया मतलब 0 से छोटा, और मैक्सिमम हो गया mv मतलब 0 से बड़ा, ठीक है। तो 0 एक पर्टिकुलर पॉइंट का वैल्यू है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन है पोटेंशियल। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन होता है कि फाइंड द वर्क डन ऑन मूविंग डाइपोल फ्रॉम θ1 एंगल या θ1 पोजीशन टू θ2। इस डाइपोल को, जिसका इनिशियल पोजीशन था θ1 से हम फाइनल पोजीशन ले गए θ2। θ1 बड़ा है या छोटा वो डजंट मैटर, ठीक है ना, एक्सप्रेशन हमेशा होल्ड करेगा, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन था कि ये मैग्नेटिक फील्ड से θ1 एंगल बना रहा था, फाइनल पोजीशन है ये मैग्नेटिक फील्ड से θ2 एंगल बना रहा था। तो हमको बताना है कि वर्क डन कितना होगा। तो ये ऑलवेज रिमेंबर, ये वर्क डन पूछता है एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। और एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन, जैसा कि मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल में यही एक्सप्रेशन -P.E, ठीक है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हमेशा डेल्टा U के बराबर, कितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो मतलब U फाइनल माइनस U इनिशियल। U फाइनल का मतलब θ2 पोजीशन, मतलब -mv cos θ2, थीटा की जगह θ2 पुट कर दिया, माइनस U इनिशियल कितना होगा, तो θ1 पोजीशन -mv cos θ1, ठीक है। एक्सप्रेशन में ही माइनस है तो वो पूरा नहीं। अब तोड़ेंगे तो ये एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, mv cos θ1 माइनस cos θ2। खैर इस एक्सप्रेशन पे मत जाइएगा, इस एक्सप्रेशन में हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो जाए याद रखने में कौन पहले कौन बात है। आप बेसिक पे जाइए, डेल्टा यू का मतलब u फाइनल माइनस u फाइनल कितना होगा, तो u का एक्सप्रेशन तो यही होगा, एंगल है θ2 माइनस mv cos θ2 माइनस इनिशियल माइनस mv cos θ1, जो भी एक्सप्रेशन आएगा वही ट्रू, ठीक है। अब कब वर्क डन पॉजिटिव होगा, कब वर्क डन नेगेटिव होगा, तो छोटा और बड़ा दिखेगा। अगर θ1 θ2 से छोटा है तो पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कॉस जितना छोटा होता है उतना बड़ा होता है, ठीक। और अगर थीटा, ध्यान देना, 1 θ2 से बड़ा होता तो ये नेगेटिव वर्क डन आ जाता। तो ये चीज को तुम समझ लो, ओके। तो ये एक्सप्रेशन आ है। एक और क्वेश्चन इसमें ऐसे होता है, अब एक क्वेश्चन पढ़ो समझो, मैं इसका एक्सप्रेशन मतलब स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, लेकिन समझना कि एक डाइपोल है, जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब कि इधर की तरफ है ये एंगल, समझ गए, स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर है। अब हम इसको हल्का सा डिस्टर्ब करते हैं, समझ गए, हल्का सा क्या किए, डिस्टर्ब कर दिए, मतलब कुछ ऐसे ले जाके थीटा एंगल पे छोड़ दिए, एंड थीटा इज वेरी स्मॉल।
डेफिनेटली इस पे एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। रिस्टोरिंग का टॉर्क का मतलब ये घूम के वापस इसी पोजीशन आने का टेंडेंसी रखेगा, लेकिन ये क्या करेगा, यहाँ आके रुकेगा नहीं, ये इसी पोजीशन पे आके ऑसिलेट करने लगेगा। ठीक है ना। तो हमको बताना है कि इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या है। डेफिनेटली तुम समझ गए होगे कि छोटा थीटा के लिए ये SHM करेगा, और SHM में हमको टाइम पीरियड निकालना बड़ा आसान है। कैसे? तो SHM के लिए हम तो सबसे पहले लिखेंगे एक्सप्रेशन सिग्मा टॉर्क। तो सिग्मा टॉर्क होगा m क्रॉस b, दिस विल गिव यू mb sin थीटा। स्मॉल एंगल के लिए mb थीटा हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल एंगल के लिए mb थीटा हो जाएगा। इस पोजीशन पे रिस्टोरिंग टॉर्क जो लगा mb थीटा लगा। अब देखो तो ये जो टॉर्क है वो डायरेक्ट m कांस्टेंट होता है, b कांस्टेंट है, थीटा पे प्रोपोर्शनल है, तो सीधे तुम इसको लिख दो I अल्फा। नेट टॉर्क बराबर क्या होता है I अल्फा। लेकिन जब भी टॉर्क थीटा से प्रोपोर्शनल होगा या फिर फोर्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट से प्रोपोर्शनल होगा, तो जो एक्सेलरेशन है उसको हम ओमेगा स्क्वायर y लिखेंगे या x लिखेंगे, या अल्फा को ओमेगा स्क्वायर थीटा लिखेंगे। और यहां I क्या है? I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डाइपोल मोमेंट। ऑफ डाइपोल मोमेंट। समझ गए इस चीज को? तो I इधर आ जाएगा, थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा कितने के बराबर हो जाएगा? रूट अंडर mb बाई आई। ठीक, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई रूट अंडर आई बाई। ठीक है, वेयर I is the moment of inertia, m is the magnetic moment, b is the magnetic field। ठीक है, ये हो जाएगा टाइम। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि दो बार मैग्नेट है, फ्रीली सस्पेंडेड है। ठीक, इधर की तरफ m1 और इधर की तरफ m2। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड, लेट अस सपोज नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लेट अस सपोज कि क्या है, इसी डायरेक्शन में, तो ये तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अब इसको हम क्या कर दिए, हल्का सा ऑसिलेट कर। ठीक है, तो हल्का सा ऑसिलेट मतलब ऑसिलेट करना, हल्का सा डिस्टर्ब कर दिए, ये ऑसिलेट करने लगेगा। तो बताओ इसका टाइम पीरियड क्या? ठीक है, तो टाइम पीरियड जो होगा वो होगा 2 पाई रूट ओवर आई, नेट आई जो होगा इसका। मान लो ये हॉरिजॉन्टल रॉड है, तो ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ml स्क्वायर बाई 12। अगर हम इसका लेंथ बोल दें, ठीक है, इसका मास बोल दें, तो हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं ना। ये बार मैग्नेटिक रेक्टेंगुलर शेप का होता है, 3 रॉड मान लो इसको। अगर इसका मास है m, ठीक, और इसका लेंथ है 12, ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अराउंड कितना होगा? ml स्क्वायर बाई 12। तो l के जगह पे 12 रखना है, तो m इंटू 2l का होल स्क्वायर बाई, क्योंकि इसका लेंथ 12 है, लेंथ नहीं बाई 12, तो ml स्क्वायर बाई 12 लिख दिए। तो ये कितना आ जाएगा? 4, तो ml स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा, इसके चलते 3 आएगा। ठीक है, एक का इतना होगा, तो दूसरे का मास, तो m1 l1 स्क्वायर बाई 3 प्लस m2 l2 स्क्वायर बाई 3, ये नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। ठीक, अब दोनों का माइक्रो मोमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो m जो होगा वो m1 प्लस m2 होगा और इंटू b आई नेट, और आई नेट कितने के बराबर होगा? I1 प्लस, समझ गए? I1 इसका, I2 इसका, I1 इसका, ओके, ये निकालेगा। और अगर यही चीज ऐसा होता कि एक डाइपोल मोमेंट इधर होता तो, ठीक, तो m जो हो जाता वो m1 या जो बड़ा है m1 माइनस m2 हो जाता, लेकिन आई नेट उतना ही होता है, क्योंकि याद रखिएगा मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये m1 माइनस m2 हो गया। ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन।
लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी होता है, तो वो I1 प्लस I2 ही होगा। यहाँ पे ये प्लस माइनस जाता है, ठीक है। तो ये तुमको मिल जाएगा टाइम। समझ में आया बात क्या हुआ ये? अब ये क्वेश्चन जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं इसमें बता रहा हूं, मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल में ये सब क्वेश्चन नहीं करा है, ठीक है। लेकिन सेम मतलब कि स्टेप्स, सेम मतलब कि अप्रोच इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए भी लगेगा। बस तुमको क्या करना है, जहाँ पे M1 M2 दिखेंगे वहां पे P1 P2 लगा देना है, ठीक है। और जहाँ पे A दिखेगा, A फॉर मतलब म्यू नॉट बाई 4 पाई, वहां K लगा देना है, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगा देना है। बस वो सारा चीज, सारा रिजल्ट, सारा नेचर इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए ट्रू। आज तुमको ये चीज सीख लेना है इस टॉपिक। क्या निकालने बोल रहे हैं हम? फाइंड नेट टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी एंड नेट फोर्स ऑन ईच डाइपोल या ऑन ईच डाइपोल। क्वेश्चन देखो क्या है कि दो डाइपोल है, शॉर्ट डाइपोल हमेशा कंसिडर करना है फॉर शॉर्ट डाइपोल, ठीक है। एक डाइपोल ये है ना, साउथ नॉर्थ M1। दूसरा डाइपोल है ये, और बना दो साउथ नॉर्थ, ये किधर हो जाएगा M। हमको निकालना है दोनों इंडिविजुअल पे, दोनों पे नेट टॉर्क कितना होगा, दोनों का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, दोनों पे नेट फोर्स कितना। अब ध्यान देना, यहाँ पे इस रीजन में कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं है, ठीक है। मतलब इस पे टॉर्क, इस पे फोर्स हम बात करेंगे, वो टॉर्क और फोर्स कौन लगाएगा, ये टाइप, ठीक। सिमिलरली इस पे टॉर्क, इस पे फोर्स कौन लगाएगा, ये टाइप। समझ गए? कौन लगाएगा, ये टाइप, ठीक। और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंट्रैक्शन का मतलब क्या होगा, इन दोनों का इंट्रैक्शन एनर्जी का बात है ना। तो हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन डाइपोल। मतलब इन दोनों का जो इंट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, उस इंट्रैक्शन का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ठीक। एक बार फिर से समझना, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल एजेंट हम नहीं दिए हैं, हम पे इस पे जो टॉर्क लगेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा, कौन लगाएगा, ये इसके चलते लगेगा। इस पे जो फोर्स लगेगा, इस पे जो टॉर्क लगेगा, वो कौन लगाएगा, ये लगाएगा, है ना। अब ये दोनों जब इंट्रैक्शन कर रहे हैं तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन भी होगा। तो देखो कैसे, सिंपल सा फैक्शन है कि तुमको एवरी मेजरमेंट इज गिवन फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। इसके सेंटर से इसके सेंटर का जो दूरी है वो r दे रहा है, ठीक है। तो अब देखो, तो ये शॉर्ट डाइपोल है, ये भी शॉर्ट डाइपोल है, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो काफी बड़ा है ना। तो M1 के चलते M2 के पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड होगा इधर की तरफ। ये एक्सियल पोजीशन है ना, दोनों का सेंटर टू सेंटर ज्वाइन कर रहा है, ये एक्सियल को, इसके लिए ये डाइपोल इसके एक्सिस पे है और ये डाइपोल इसके एक्सिस पे। तो इस पोजीशन पे इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड होगा B1, किधर के तरफ, इधर के तरफ। कितना, तो B1 होगा एक्सियल पोजीशन का 2AM1/r3। समझ गए? इसके चलते इस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा। कितना, B2, 2AM2/r। ठीक। अब ध्यान दो, M2 डाइपोल B1 मैग्नेटिक फील्ड रीजन में है, M1 डाइपोल B2 मैग्नेटिक फील्ड रीजन में, ठीक है। तो हम लोग इस छोटे से डाइपोल के लिए, और ये क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा है, इसको यूनिफॉर्म मान लें। तो ध्यान देना, M2 अगर B1 फील्ड में है तो इस पे टॉर्क कितना लगेगा, तो टॉर्क 2 बराबर होगा M2 क्रॉस
B1 में। सिमिलरली M1 अगर B2 फील्ड में है तो इसमें टॉर्क कितना होगा, तो टॉर्क 1 बराबर M1 क्रॉस B2 है। समझ गए बात को? अब देखो तो M1 और B2 में कितना एंगल है, 0 डिग्री। M2 और B1 में कितना एंगल है, 0 डिग्री। तो मतलब कि नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। मतलब इन दोनों डाइपोल पे जो नेट टॉर्क होगा वो 0 होगा, इनके पास कोई रोटेशनल टेंडेंसी नहीं। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, U का। M1 जो है वो B1 के फील्ड में है, B2 के फील्ड में है। इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो M1 डॉट B2 होगा, और इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होगा माइनस साइन के साथ, सॉरी माइनस M2 डॉट B1। याद रखना हम इन दोनों के म्यूचुअल इंटरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए जितना पोटेंशियल एनर्जी इसका होगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी इसका। ठीक है, जितना पोटेंशियल एनर्जी इसका होगा उतना ही पोटेंशियल, इसीलिए मैंने इक्वल टू को लिखा है। अब देखो एक्सप्रेशन भी सेटिस्फाई करेगा। क्या एक्सप्रेशन सेटिस्फाई करेगा, M1 दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। बात समझना, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो M1 माइनस M1 B2 cos 0, cos 0 1, तो सिंपली ये हो जाएगा माइनस 2a M1 M2 बाई R। और ये कितना हो जाएगा, ये भी उतना ही हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस 2a M1 M2 बाई R। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन इन दोनों के बीच में क्या है, नेगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन इन दोनों के बीच में क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव क्या बताता है कि इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन है वो अट्रैक्टिव है। मतलब कि अगर हम M1 और M2 को सेम लाइन पे रखें और पैरेलल रखें, सेम डायरेक्शन में रखें, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब अगर तुम लॉजिकली देखो तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे के करीब है, सबसे करीब है। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल को क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। मतलब इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अट्रैक्टिव हो। और याद रखिएगा यही चीज इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए भी होगा। हम अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल बना दें, D1 वेक्टर P2 वेक्टर, ठीक, तो टॉर्क का एक्सप्रेशन 0, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हो जाएगा माइनस 2P1 P2 K भी रहेगा माइनस 2K P1 P2 बाई ये एक्सप्रेशन। बस कुछ नहीं, K की जगह पे K डाल दिए, M1 M2 की जगह पे P1 P2 डाल दिए, R क्यूब तो खैर है। समझ गए नेचर कैसा, अट्रैक्टिव। अब ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स क्या होता है, तो फोर्स का मतलब क्या है, इसके चलते यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लिख के MB, इसके चलते यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लिख के MB, ऐसे निकालेंगे तो फोर्स निकलेगा? नहीं, कुछ नहीं। जब पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल गया ना, तो फोर्स बराबर होगा माइनस du बाई dr इंटू आर, माइनस du बाई dr इंटू आर। तो ध्यान देना ये है u का एक्सप्रेशन। u का एक्सप्रेशन का मतलब क्या हो गया, ध्यान देना, f बराबर होगा माइनस du बाई dr, u की जगह पे लिख देंगे 2a M1 M2 बाई R। ठीक, तो 2a M1 M2 बाहर आ जाएगा, 1 बाई R क्यूब का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो 3 बाहर आ जाएगा, -3, और डिवाइडेड बाई -1 बाई R टू द पावर 4। 1 बाई R क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा -3, ठीक है, और 1 बाई R टू द पावर 4। ठीक है, कैसे किए देखो, ऐसे सिंपल था, R टू द पावर -3 है, हाँ देखो, तो
ये एक्सप्रेशन है, इसमें क्या हो जाएगा, माइनस 3 बाहर आ जाएगा, आर टू बार माइनस 3 माइनस 1 मतलब माइनस 3 आर टू बार माइनस 2। एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे पहले से नेगेटिव है तो एक नेगेटिव मैं यहाँ लेके चल रहा हूँ, ठीक है, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर प्लस हो जाएगा। मैंने किया है माइनस डी यू बाई डी आर, तो एक यहाँ से माइनस और एक इस एक्सप्रेशन में u में पहले से ही माइनस है, तो ये जब दोनों जुड़ेंगे तो प्लस हो जाएंगे। तो क्या एक्सप्रेशन आएगा फोर्स का, d बाई डी आर 2a m1 m2 माइनस 3 बाई आर टू द पावर। तो हेंस एक्सप्रेशन क्या आएगा फोर्स का, मैं इधर लिख दे रहा हूं, फोर्स बराबर 2 इंटू 3 6a m1, ये कैपिटल है, m1 m2 बाई r टू द पावर 4 इंटू माइनस आर कैप। तो माइनस आर कैप का मतलब अगर r इधर है तो इस पर फोर्स इधर लगेगा, अगर r इधर है तो इस पर फोर्स इधर लगेगा, अट्रैक्टिव नेचर, ठीक है। ये हो गया, याद रखना 6a m1 m2 बाई r टू द पावर 4, और a को क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई। a को क्या लिखा जा सकता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई। समझ में आया? अच्छा, अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता, एक m1 इधर होता m2 इधर होता, तो m1 के चलते b1 इधर होता, लेकिन m2 के चलते b2 जो होता वो इधर। एक्सप्रेशन सारा से, अब देखो टॉर्क तो फिर भी 0 होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री, इन दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री। इक्विलिब्रियम कैसा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, रिमेंबर दिस। इससे पहले वाले केस में स्टेबल था, इससे पहले वाले केस में स्टेबल था, अभी क्या हो गया, m2 और m1 जब अपोजिट हेड कर रहे हैं ना, तो फील्ड भी अपोजिट हो गया, ठीक है। तो m1 और b2 का डायरेक्शन अपोजिट, m2 और b1 का डायरेक्शन अपोजिट, मतलब कि एंगल हो गया 180 डिग्री, टॉर्क फिर भी 0, टॉर्क फिर भी 0। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा, माइनस m1 डॉट b2 बराबर माइनस m2 डॉट b1, लेकिन माइनस m1 b2 cos 180, cos 180 कितना होता है, -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्सप्रेशन में क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन हट जाएगा, फोर्स कैसा हो जाएगा, ये लॉजिक हमेशा ध्यान देना, जब तुम पलट दोगे तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, तो नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल करेंगे, जो करीब है एक दूसरे। इन्फ्लुएंशियल तो यही दोनों होंगे ना, क्योंकि ये ज्यादा सामने, तो रिपल्सिव हो। समझ गए चीज? अगर दो डाइपोल ऐसा है तब बताओ, सेम क्वेश्चन, ठीक है, दोनों के बीच में सेपरेशन r है, शॉर्ट डाइपोल कंसीडर करना है, r इज वेरी वेरी ग्रेटर कंसीडर करना है, तो इस केस में टॉर्क का एक्सप्रेशन फिर वही काम, m1 के लिए ये पोजीशन इक्वेटोरियल है, m1 के चलते यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा b1 वो नीचे होगा ना, माइनस a m1 बाई r, ठीक। m2 के चलते यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, b2 कितना, माइनस a m2 बाई r। टॉर्क 1 बराबर माइनस m1, सॉरी माइनस 2, 1 पे टॉर्क करें, माइनस m1 क्रॉस b2, माइनस नहीं सॉरी, टॉर्क में तो माइनस नहीं होता है, टॉर्क बराबर m क्रॉस b, ठीक। टॉर्क 2 बराबर हो जाएगा m2 क्रॉस b1, इस पे टॉर्क, m2 पे टॉर्क b1 के चलते, m1 पे टॉर्क b2 के चलते, तो देखो तो थीटा 180 डिग्री, थीटा 180 डिग्री, 0 0। अब बात करते हैं एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी होगा u बराबर, ठीक, m1 डॉट b2 विद नेगेटिव साइन बराबर
m2 डॉट b1 नेगेटिव साइन। ठीक है, तो कितना आएगा? एंगल है, ऑलवेज रिमेंबर एंगल है 180 डिग्री। ठीक है ना, एंगल है 180 डिग्री, मतलब m1 का मैग्नीट्यूड इंटू b2 का मैग्नीट्यूड इंटू cos 180, तो ये प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा a m1 m2 बाई r, दोनों के लिए यही है। a m1 2 नहीं होगा इस बार क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो a m1 m2 बाई r क्यूब आ गया पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। अब ध्यान देना, नेगेटिव साइन नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो नेगेटिव साइन नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि फोर्स जो होगा वो रिपल्सिव होगा, फोर्स जो होगा वो रिपल्सिव होगा। तो ये इसको रिपेल कर रहा होगा, ये इसको रिपेल कर रहा होगा। क्लियर? अब फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन माइनस डी यू बाई डी आर, इसमें एक्सप्रेशन में माइनस नहीं है, पिछले बार में माइनस था, इसमें नहीं है, तो क्या आएगा? a m1 m2, ठीक है, माइनस ये 3 हो जाएगा, तो 3 बाई r टू द पावर। ध्यान दीजिएगा, पहले से एक माइनस है और 1 बाई आर क्यूब का डिफरेंशिएशन आएगा -3 अपॉन r टू द पावर 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये रिपल्सिव नेचर है। ठीक है, तो ये आ जाएगा इनटू आर कैप, मतलब अगर आर कैप ये हुआ इस पे फोर्स इधर, अगर आर कैप ये हुआ तो इस पे फोर्स इधर। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आएगा फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी का, फोर्स का, टॉर्क। एक आखिरी क्वेश्चन है, कर लेते हैं। अच्छा, इसमें अगर मैं एक का डायरेक्शन पलट दूं ऐसे, तो हमको लगता है कि आप समझ जाओगे कि m2 के चलते यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये ऊपर हो जाएगा। ठीक, और m1 के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो नीचे होगा। तब b1 और b2 का मैग्नीट्यूड वही आने वाला है, ठीक, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो आ जाएगा ना इस केस में, थीटा 0 डिग्री पैरेलल हो गया ना, 0 डिग्री, तो ये नेगेटिव साइन के साथ हो जाएगा। तो ये अगर नेगेटिव हो गया तो यहाँ पे एक नेगेटिव और जुड़ेगा, मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव का मतलब फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कैसा हो जाएगा? अट्रैक्टिव। इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, कब अट्रैक्टिव है कब रिपल्सिव, जब दोनों। ये दिखाना बड़ा आसान है। कैसे दिखाना आसान है? किसी भी एक पे को पकड़ो, उसका डाइपोल मोमेंट है, उस पोजीशन पे इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड निकालो, दोनों पैरेलल है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो 0 डिग्री के चलते नेगेटिव आएगा, मतलब फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन अट्रैक्टिव। अगर एंटी पैरेलल हो गया तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन रिपल्सिव। अब ये क्वेश्चन, ये डाइपोल इस तरह है, ये डाइपोल इस तरह, ठीक है, ये m1 वेक्टर, ये m2 वेक्टर। बताना है कि इसके चलते इस पे टॉर्क कितना, तो कुछ नहीं, टॉर्क निकालने का तरीका क्या होगा? मान लो ये m1 है, m1 के चलते याद रखना सारा मेजरमेंट सेंटर टू सेंटर होगा, इसके सेंटर से इसके सेंटर का दूरी r होगी, तो इस पोजीशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो नीचे होगा इस डाइपोल के चलते। कितना? तो b1 कितना आएगा मैग्नेटिक फील्ड? माइनस AM1 बाई r, वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब इसके चलते इस पोजीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये m2 है, इसका सेंटर जो है वो एक्सियल पोजीशन पे लाई कर रहा है ऑलमोस्ट, है ना, ये पॉइंट तो इसका सेंटर जो इसके एक्सियल पोजीशन पे लाई कर रहा है, तो b2 इधर होगा कितना? माइनस नहीं, इस केस में 2AM2 बाई r, क्यों? क्योंकि ये एक्सियल पोजीशन। चलो, तो टॉर्क वन जो होगा वो होगा m1 क्रॉस b2। ठीक, तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे तो इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो कितना आ जाएगा? 2AM1 M2 बाई r।
इस केस में भी दोनों के बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री। तो टॉर्क 2 कितना हो जाएगा 2a नहीं 2 नहीं होगा इस बार m2 इंटू ये ना m2 क्रॉस b क्या आ जाएगा a m1 m2 बाई r मैग्नीट्यूड फॉर्म। ध्यान देना ये माइनस साइन इस डायरेक्शन को बता रहा है। अगर मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख दूंगा इस माइनस साइन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं। ठीक है चलिए डायरेक्शन नीचे है दिखा ही चुका हूँ, डायरेक्शन एक्सिस के अलॉन्ग है दिखा ही चुका हूँ, तो ये वेक्टर दिखाने का कोई जरूरत नहीं है। याद रखना ये जो एक्सप्रेशन लिखेंगे वो लिखेंगे हम लोग m2b sin 90, ये जो लिखेंगे वो लिखेंगे m2 ये b1 होगा m1 b2 sin 90, m1 का वैल्यू 2am2 बाई r सॉरी m1 b2 का वैल्यू 2am2 बाई r हो गया। इसके पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन u बराबर माइनस m1 डॉट bu2 बराबर माइनस m2 डॉट b1 कितना है तो आएगा क्या एंगल है 90 डिग्री तो डॉट प्रोडक्ट ऐसे ही 0 हो जाता है तो आंसर होगा 0। क्या आएगा आंसर 0, मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी भी 0 इसका पोटेंशियल एनर्जी भी 0। ऐसा क्यों हुआ क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में एंगल है 90। ठीक है अब हम बात करेंगे फोर्स का। तो अभी तक मैंने बताया कि फोर्स बराबर होगा माइनस डी यू बाई डी आर इंटू आर। ठीक है लेकिन इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा। ऐसा क्यों क्योंकि हम लोगों ने जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन स्टैब्लिश किया है वो जनरल आर के लिए नहीं करता है, जीरो ला। तो जीरो को अब कैसे मैं डिफरेंस, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करने गया तो ये तो मेरे लिए जीरो आ जाएगा ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। याद रखना हम हमेशा डिफरेंशिएट किसको करते हैं, एक जनरल एक्सप्रेशन। अगर पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हम आर के टर्म में लिखे रहते तो इसको डिफरेंशिएट करने में बनता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी आ गया जीरो तो मतलब ये डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा, इस एक्सप्रेशन को होल्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये पर्टिकुलर वैल्यू है, ये जनरल वैल्यू नहीं है, ये पर्टिकुलर वैल्यू। अगर ऐसा सिचुएशन रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, लेकिन इसका कतई भी मतलब नहीं है कि इनके बीच में फोर्स नहीं है। ठीक है ना, और ध्यान देना, हाँ ये बात तो मैं शुरू बोलना ही भूल गया कि हम इसमें फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का बात क्यों कर रहे हैं। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का बात ये इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि इसके चलते यहाँ पे जो फील्ड क्रिएट हो रहा है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, फील्ड जो क्रिएट हो रहा है वो यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म। इसी के चलते हम लोग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का बात कर रहे हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड में तो फोर्स जीरो होता है, लेकिन ध्यान देना इसके फील्ड के चलते जितना फोर्स इस पोल पे लगेगा उतना फोर्स इस पोल पे नहीं लगेगा, इसीलिए फोर्स तो होगा, है ना। और इस केस में हम इस फॉर्मूला से फोर्स नहीं निकालते, ठीक है, क्योंकि जीरो आता है। और पोटेंशियल एनर्जी जीरो आने का मतलब ये नहीं होता है ना कि डी यू बाई डी आर भी जीरो। इसका बेस्ट एग्जाम्पल तुमको बताते हैं कि अगर हम इस पेन को ऊपर फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होता है, जीरो। क्या होता है, जीरो। लेकिन मैक्सिमम हाइट पे dv बाई dt जीरो नहीं होता, dv बाई dt एक्सेलरेशन होता है और वो होता है माइनस जी, मतलब नीचे की तरफ। ठीक है ना, तो वेलोसिटी जीरो है लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे dv बाई dt जीरो नहीं। उसी तरह u जीरो है लेकिन du बाई dr जीरो नहीं होगा। तो इसको हम लोग डिराइव करेंगे दूसरे तरीके से। अब इसको सॉल्व करने का तरीका एकदम बेसिक है। कैसे बेसिक है, ये डाइपोल मोमेंट इधर है तो इसको हम मान लेते हैं माइनस एम, इसको मान लेते हैं प्लस, इन दोनों के बीच में सेपरेशन मान लेते हैं 2 और हमको दिया है इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर की दूरी का कितना है एल। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, आर माइनस एल, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, आर प्लस। अब देखो मैंने इसको मान लिया माइनस एल, इसको मान लिया प्लस। अब इस डाइपोल मोमेंट के चलते इस पोजीशन पे फील्ड कितना होगा, इधर। ठीक है, इसको मान लो हम लोग बी साउथ, और इसके चलते इस पोजीशन पे फील्ड कितना होगा, इधर ही होगा,
बी नॉट। बी साउथ का जो वैल्यू होगा वो होगा, है तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा मैग्नीट्यूड के टर्म में AM1 बाई R माइनस L का होल। सिमिलरली बी नॉट का वैल्यू कितना आएगा, AM1 बाई R प्लस L का होल। ठीक है, अब ध्यान दें, ये यहाँ का पोजीशन है माइनस है और यहाँ पे फील्ड है BS, तो इस पोजीशन पे फोर्स ऊपर लगेगा कितना, माइनस मतलब कि MBS। ठीक है, और इस पोजीशन पे फोर्स, क्योंकि ये प्लस M है तो अलोंग द फील्ड लगेगा। समझ गए इस चीज को, अलोंग द फील्ड लगेगा कितना, M। हाँ ये याद रखिएगा, ये डाइपोल मोमेंट के केस में नेगेटिव डाइपोल पे फील्ड हमेशा, नेगेटिव पोल पे हमेशा फील्ड फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और पॉजिटिव पोल पे हमेशा फिर वो फोर्स फील्ड के अलावा लगेगा। ठीक है, तो ये फोर्स नीचे लग रहा है, ये फोर्स ऊपर लगेगा, क्योंकि फील्ड नीचे है तो फोर्स ऊपर, फील्ड नीचे है तो फोर्स नीचे, क्योंकि अपोजिट डाइपोल है ना। अब बात को समझना, फोर्स बड़ा कौन होगा, ये बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा है ना, क्यों, क्योंकि ये नजदीक। नेट फोर्स जो होगा वो होगा MBS माइनस MB। तो M को कॉमन ले लो, BS माइनस BM क्या हो जाएगा, AM1 1 बाई R माइनस L का होल क्यूब माइनस 1 बाई R प्लस L का होल। ठीक है, क्या आएगा, AM1 स्मॉल m, ठीक है, R माइनस L R प्लस L का हो जाएगा नीचे में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल क्यूब, सिंप्लीफाई करो, R क्यूब प्लस L क्यूब प्लस 3RL L प्लस R। इधर लिख देता हूँ, हाँ इधर लिख दे रहा हूँ, AM1 M बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, R क्यूब प्लस L क्यूब प्लस 3RL L प्लस R माइनस, इसको भी ब्रैकेट में ले लगा हूँ, R क्यूब माइनस L क्यूब माइनस 3RL L माइनस R माइनस, तोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ये जुड़ जाएगा। ठीक है, तो मेरा एक्सप्रेशन आ जाएगा ऐसा कुछ, F बराबर AM1 M बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल क्यूब इंटू, ध्यान देना, L क्यूब प्लस L क्यूब, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस 2L क्यूब। ठीक, और क्या कटेगा, प्लस 3RL स्क्वायर माइनस 3RL स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी इसको ऐसे लिख दिया जाए, R प्लस L, हाँ प्लस 3R स्क्वायर L। ठीक, और यहाँ पे भी ये माइनस के साथ ये प्लस हो जाएगा, प्लस 3R स्क्वायर L, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन आ जाएगा प्लस 3R स्क्वायर L और प्लस 3RL स्क्वायर, और ये माइनस और ये माइनस मिलके माइनस ही रह जाएगा 3RL स्क्वायर, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो बस इतना ही रहेगा। अब इस एक्सप्रेशन में 2L को कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, कॉमन ले लिए, ये कितना बचा, L स्क्वायर, ये कितना बचा, प्लस 3R स्क्वायर।
और अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल। ठीक है, अब ये सब चीजें को मिटा दो। अब देखो, अब हम लगाएंगे r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l। ठीक है, तो एल स्क्वायर कैंसिल, मतलब ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ भी एल स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा। तो तुमको क्या दिखेगा, m इंटू 2l, m इंटू 2l इज नथिंग बट m2, m इंटू 2l m इंटू 2l इज नथिंग बट m2। तो ये मेरा पूरा एक्सप्रेशन जो होगा f का वो आ जाएगा a m1 m2 इंटू 3r स्क्वायर, ये चीज अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर टू द पावर 6, आर स्क्वायर और 6 गया तो ये आ जाएगा 3a m1 m2 बाई, ठीक है, आर टू द पावर। ठीक, और ये पोटेंशियलिटी जो है ना वो जीरो आने के चलते हम फोर्स को ना ही अट्रैक्टिव बोलेंगे ना ही रिपल्सिव। फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर गए, तो ये ना ही अट्रैक्टिव है ना ही रिपल्सिव है, इसके चलते फोर्स ऊपर लग रहा है, तो ना ही अट्रैक्टिव है ना ही रिपल्सिव है। कितना, 3a m1 m2 बाई r टू द पावर 4। ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर। ठीक, ध्यान देना, मैंने शायद इसमें बोला नहीं था ऐसा कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे प्लस m पे फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा m इंटू डी और माइनस m पे फोर्स, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में होगा माइनस m डी। लेकिन क्वेश्चन को बताते बताते तुम ये चीज समझ गए होगे कि इसका क्या सिग्निफिकेंस। ठीक है, अब एक चीज और मैं बता देना चाह रहा हूं कि इससे जानने के बाद ना, अगर तुमको कहीं क्वेश्चन ऐसा मिले कि मान लो एक लूप है ये और दूसरा लूप है ये, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बताएंगे। ठीक है, तुमको दिया है ये पोर्शन फ्रंट और ये पोर्शन फ्रंट, ये बैक, ये भी बैक। ठीक है, करंट का डायरेक्शन ऐसा, करंट का डायरेक्शन ऐसा, तो करंट का डायरेक्शन ऐसा होने के मतलब इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन रिपल्सिव होगा कि अट्रैक्टिव हो। तो इसको देखने का तरीका बड़ा आसान है कि तुम अगर इसमें कर्व करोगे ऐसे, तो डाइपोल मोमेंट इसका ऐसे आएगा और इसका भी डाइपोल मोमेंट ऐसा है, दोनों पैरेलल हो गए, मतलब अट्रैक्टिव है ना। ऐसे आने का मतलब ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट ही करेगा ना, जैसा कि मैंने बार मैग्नेट के केस में देखा। और मैंने उसमें ये भी बताया था कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्ट, और अगर इसका करंट के डायरेक्शन को पलट दे तो रिपल्स। तो इस तरह के लूप में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इसका भी तरीका तुमको डाइपोल मूवमेंट के फॉर्म में देखने का ही है। अगर पैरेलल हो गए तो अट्रैक्टिव होगा, अगर एंटी पैरेलल हो गए तो रिपल्सिव होगा। ओके।